फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज की अपनी क्लास। और हम लोग पॉलिटी देख रहे हैं, सीटेट जो जुलाई 2025 में होना है उसके लिए हम लोगों ने 2 टॉपिक 2 वीडियो में ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग तीसरा टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है सरकार। ठीक है, तो सरकार ये टॉपिक का नाम है जो हमारा सिलेबस दिया है उसमें, और साथ में ये एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 3 भी है। तो जो लोग एनसीईआरटी कवर करना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास उतनी ही हेल्पफुल है जितना कि सीटेट के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू के फॉर्म में हम लोग पूरी वीडियो को कवर कर रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, अब हम लोग पॉलिटी स्टार्ट किए हैं। पॉलिटी में भी आज ये 3rd नंबर का वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर आप देख लीजिए, सरकार क्या है। ठीक है, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। पूरा का पूरा सरकार कैसी होती है, उसके कौन कौन से पहलू हैं, उनके काम क्या हैं और उनके कौन कौन से अंग हैं, ये सारे पॉइंट्स आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप लोग पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं, पहला हमने क्वेश्चन ये लिया हुआ है, सरकार क्या है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं ये देखिए। पहले कह रहे हैं कि ऐसे लोगों का समूह जो देश के लिए कानून बनाता है उन्हें सरकार कहते हैं। दूसरा कह रहे हैं कि एक ऐसा संगठन जो देश के आर्थिक विकास के लिए जिम्मेदार है उसे सरकार कहते हैं। तीसरा कह रहे हैं कि एक संस्था जो देश की सुरक्षा का काम करती है। और चौथा है कि उपरोक्त सभी। आंसर तो आप लोगों को दिख ही रहा है, लेकिन हमारा काम था कि हम सारे के सारे ऑप्शंस को एक बार देखें। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा डी वाला, यानी कि सारे के सारे स्टेटमेंट सरकार के लिए सही है। ठीक है, चलिए हम लोग डिटेल में देखते हैं। ये एनसीईआरटी से मैंने चित्र लिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं क्या है। तो ये कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जो सरकार के अंग हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल आदि। ठीक है, तो ये भारतीय रेल है, भारत पेट्रोलियम का ये लोगो है। चलिए अब हम लोग अच्छे से देखते हैं सरकार के बारे में। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं कि सरकार जो है ना वो किसी देश या राज्य में शासन करने वाली एक संस्था है। ठीक है, तो सरकार क्या है, आप याद रखें कि सरकार किसी देश या फिर किसी राज्य में शासन करने वाली एक संस्था का नाम है। यह लोगों के द्वारा चुनी जाती है या फिर किसी अन्य तरीके से भी स्थापित की जाती है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि जो सरकार है वो हो सकता है लोकतांत्रिक हो सकता है मतलब लोकतांत्रिक ना हो। तो जो लोकतांत्रिक सरकार है वो तो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, लेकिन जो लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं जैसे तानाशाही सरकारें, तो वो जनता के द्वारा चुनी नहीं जाती हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं कि सरकार का जो मुख्य कार्य है वह देश या राज्य के लिए कानून बनाना है। ठीक है, तो सरकार का काम क्या है, देश के लिए या फिर राज्य के लिए कानून बनाने वाली संस्था जो है वही राज्य है। आगे कह रहे हैं कि उन्हें लागू करना और लोगों के हितों की रक्षा करना, अर्थात केवल कानून बनाएगी ही नहीं, कानून बनाना, कानून को लागू करना तथा लोगों की रक्षा करना, ये सभी सरकार के काम होते हैं। ठीक है, हम लोग देख लेंगे कि सरकार के कितने अंग होते हैं। ये क्वेश्चन सीटेट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो सरकार के कितने अंग होते हैं, तो मुख्य रूप से सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से, पहला है हमारा विधायिका। विधायिका क्या काम करती है, तो ये कानूनों को बनाने का काम करती है। ठीक है, तो कानून बनाने का जो काम है वो किन के द्वारा किया जाता है, तो वो विधायिका के द्वारा किया जाता है। दूसरा है कार्यपालिका। ये क्या काम करते हैं, तो यह कानूनों को लागू करवाने का काम करते हैं। ठीक है, अर्थात विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू कराती है। जबकि जो हमारा तीसरा अंग है वो है न्यायपालिका, और इनका काम क्या है, यह कानूनों की व्याख्या करती है और विवादों का समाधान करती है। अर्थात ऐसा कोई कानून बनाया गया जो लोगों के हित में नहीं है, तो उसको कौन बताएगा कि यह कानून लोगों के हित में है या नहीं है, तो वही काम करने का जो काम है वो न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान से इसको देखिए कि सरकार के 3 अंग हैं। वो 3 अंग कौन कौन से हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का जो है कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू कराती है, न्यायपालिका जो है वो कानून की व्याख्या करती है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि सरकार के प्रकार कितने होते हैं या सरकार कितने प्रकार की हो सकती है। तो सरकार के वैसे तो कई प्रकार है, लेकिन मुख्यतः आप देखें तो 3 रूप में हम इन्हें देखते हैं। जैसे लोकतांत्रिक सरकार, अर्थात जो सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाती है, जैसे हमारे यहाँ भारत देश की सरकार। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें हमने चुना हुआ है। ठीक,
दूसरा कह रहे हैं राजतंत्र, तो जहाँ पे राजा रजवाड़ों का शासन हो, यानी कि आज जो राजा हैं उनके पुत्र आगे चल के राजा बनेंगे, फिर उनके पुत्र राजा बनेंगे, तो मतलब कोई ना कोई राजा, और राजा आपको पता ही होगा कि वंशानुक्रम पद्धति से चलता रहा है, जिनके भी मतलब जब भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था रही है तो उनके खानदान के लोग ही राजा बनते रहे हैं। तो ये जो राजा है ना, ये यहाँ अगर किसी भी ऐसे देश की बात की जाए जहाँ पे राजा का शासन होता है तो हम क्या कहते हैं उसको, राजतंत्र। ऐसा नहीं है कि अभी वर्तमान में जितने भी देश हैं हर जगह आपको लोकतंत्र ही देखने को मिलेगा, नहीं। आप सऊदी वगैरह में देखिए, वहाँ पे आपको ना राजतंत्र मतलब अभी भी मिलेगा। आपने देखा होगा कि आते हैं सुल्तान, जैसे सऊदी के सुल्तान आए, ओमान के सुल्तान आए, तो ये जो सुल्तान है ना, ये सब राजा रजवाड़े हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं तानाशाही, तो तानाशाह के रूप में आप लोग जर्मनी के जो हिटलर थे उनका नाम जरूर जानते होंगे। तो तानाशाह क्या होता है, तो वहाँ ऐसे मतलब कि ऐसा देश जहाँ पर किसी एक व्यक्ति या समूह का शासन होता है उसे कहते हैं कि वो तानाशाही है, ठीक है। तो 3 प्रकार की सरकार आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। लोकतांत्रिक, जिसे जनता के द्वारा चुना जाता है। दूसरा है राजतंत्र, जहाँ पे राजा रजवाड़ों का शासन होता है, अर्थात कोई एक शासक होगा, वही कानून बनाएगा, वही कानून लागू करेगा और वही कानून की व्याख्या करेगा, अर्थात हाँ मतलब उन्हीं के द्वारा किया गया निर्णय ही अंतिम सत्य माना जाएगा, तो वो होता है राजतंत्रात्मक शासन। तीसरा है हमारा तानाशाही, तो तानाशाही के बारे में तो कुछ कहना ही क्या है। आगे हम लोग देखते हैं, सरकार देश या राज्य के विकास और कल्याण के लिए कई तरह के कार्य करती है, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, ठीक है। तो जो प्राइमरी विद्यालय है उत्तर प्रदेश में, जिसमें वैकेंसी आज 8 साल से नहीं आ रही, तो ये क्या है, ये शिक्षा प्रदान करने का काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। स्वास्थ्य सेवाएं, तो जो मतलब कि हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स, जहाँ पे डॉक्टर्स ढंग से बैठते नहीं हैं, बैठते हैं तो ढंग से इलाज नहीं करते हैं, इलाज करते हैं पता चला लंबी सी लाइन में लगवा दिए हैं, जल्दी मिलना नहीं है। कुल मिला के हम ये सारी चीज़ों के भुक्तभोगी हैं, इसी वजह से आपको बता रहे हैं। और साथ में सड़कें बनवाना, जहाँ पे आए दिन गड्ढे हुए रहते हैं, पुल बनवाने का काम, तो अभी हाल ही में एक घटना घटी थी ना कि पुल ढंग से बना नहीं था, लोग कार ड्राइव करते हुए जा रहे थे और गिर पड़े थे रास्ते में, गूगल से वो अपना लोकेशन देखते हुए जा रहे थे। तो ये भी देखिए, ये काम करवाने का भी काम क्या है, मतलब सरकार के द्वारा किया जाता है। तथा कुछ अन्य जो भी बुनियादी ढांचे का निर्माण है वो भी सरकार के द्वारा ही किया जाता है, जैसे नालियाँ बनवाना, तो नल वगैरह लगवाना, तो इस तरह के जो भी काम है ना वो सरकार के द्वारा ही की जाती है। साथ में जो स्ट्रीट लाइट होती है उसको लगवाना। आगे देखिए, तीसरा क्या है, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। चौथा आप देखें कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और पर्यावरण की रक्षा करना। तो इस तरह के कुछ कार्य हैं जो सरकार के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले तो यही याद रखना है कि आखिरकार सरकार क्या है। तो आप इन्हें देखिए, सरकार के ये सारे मतलब कि रूप हैं जिसमें आपको ये सारे कामकाज देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और सरकार के अंग भी आप याद रखना, 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और कितने प्रकार की हो सकती है तो ये भी याद रखिएगा, लोकतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक तथा तानाशाही, ठीक। और अगर कोई पूछ ले कि भारत कैसा है, तो भाई भारत देश जो है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक राष्ट्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करेंगे। कह रहे हैं कि सरकार के मुख्य कार्य क्या हैं। ऑप्शंस देखें, केवल नियम बनाना, तो केवल अगर कहीं लगा हो तो वैसे ही एक बार आप उसको क्रॉस चेक करें। दूसरा, केवल लोगों को मतलब लोगों के लिए निर्णय लेना, तो ये भी बात ठीक नहीं है। फिर करें अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर नियम बनाना, निर्णय लेना और उन्हें लागू करना, ठीक है। तो यही वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। और संसाधनों को नियंत्रित करना, तो ये भी बेकार बात है। तो भैया देखिए कि सरकार के मुख्य कार्य क्या हैं। सरकार के द्वारा जो मुख्य कार्य हैं वो क्या है, अपनी सीमा में रहने वाले, ऐसा नहीं है कि भारत देश की सरकार अमेरिका में जो है जो लोग रह रहे हैं उनके लिए नियम कानून बनाए या उनके लिए निर्णय ले, ऐसा नहीं होगा। आप अपनी सीमा के भीतर, अर्थात आप जहाँ की सरकार हैं, आपका जो राष्ट्र है, आप जहाँ तक आपका मतलब कि आता है स्थल कि हाँ यहाँ तक का आपका मतलब शासन चलेगा, वहाँ के लिए, वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए आप नियम बना सकते हैं, उनके लिए निर्णय ले सकते हैं और उन्हें लागू कराने का भी काम कर सकते हैं। तो ये सारे सरकार के काम हैं, ठीक है। इसको आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहे हैं कि सरकार कितने स्तर पे काम करती है। ऑप्शंस देखिए, 2, 3, 4, 5। अब आप देखिए, ये मत सोचिएगा कि ये सरकार के रूप पूछे जा रहे हैं। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस देखे थे उसमें क्या था, सरकार के अंग देखे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। हमने देखा सरकार के कितने रूप हो सकते हैं, यानी कि न्यायपालिका
सॉरी सरकार के कितने रूप हो सकते हैं, तो हमने देखा लोकतंत्रात्मक, प्रजातंत्रात्मक और तानाशाही। अभी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्या है, वो कह रहे हैं कि सरकार कितने स्तरों पे काम करती है। ये क्वेश्चन भी सीटेट 2020 में पूछा गया है। आपको बताना है कितने लेवल्स हैं। ऑप्शंस देखें, 2, 3, 4 या फिर 5। तो आंसर तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन हमारा काम है कि हम आपको इसको अच्छे से बता दें कि वो स्तर कौन कौन से हैं। ठीक, तो 3 स्तर पे ये काम करती है। ठीक है, तो जो सरकार है वो 3 स्तर पे काम करती है। कौन कौन से स्तर हैं, तो एक ग्राफ के माध्यम से आप इन्हें समझें। त्रिभुज बना हुआ है, आप इनको 3 स्तरों में बांट लें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ऐसे ही एनसीईआरटी में भी बताया गया है, लेकिन नई वाली एनसीईआरटी में, पुराने वाली में नहीं बताया गया। और पुरानी वाली एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, नई वाली से इक्के दुक्के बन जाएं वो दूसरा बेटर है। तो देखें, सरकार के टोटल 3 स्तर हैं। हम लोग नीचे से शुरू करेंगे ऊपर तक, सब नहीं, ऊपर से शुरू करते हैं। टॉप लेवल पे आपको क्या देखने को मिलेगी, टॉप लेवल पे आपको संघ सरकार देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वर्तमान में जो मतलब कि संघ सरकार अर्थात केंद्र में जो शासन करने वाली सरकार है, ठीक है, उसे हम कहते हैं संघ सरकार। दूसरी आ जाती है हमारा राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार, पंजाब की सरकार या किसी अदर स्टेट की सरकार। तीसरा हमारा आ जाता है स्थानीय शासन। ठीक है, स्थानीय शासन अर्थात गांव की जो पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें, जिसमें कहीं कहीं सरपंच चुने जाते हैं, कहीं कहीं गांव के प्रधान चुने जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ गांव के प्रधान चुने जाते हैं। तो ये टोटल 3 स्तर पे सरकार काम करती है। सबसे टॉप लेवल पे कौन है, संघ सरकार। दूसरे पे आता है हमारा राज्य सरकार। तीसरे पे आ जाती है हमारी स्थानीय लेवल की जो सरकारें हैं वो। ठीक है, जो स्थानीय लेवल की सरकार है ना, उसके भी 3 अंग माने जाते हैं। ठीक है, तो जो स्थानीय लेवल की सरकार है उसके भी आपको 3 अंग देखने को मिलेंगे। इसमें जो टॉप पे है वो आती है हमारी, क्या आ जाता है, वो आता है हमारा जिला पंचायत। ठीक है, जिला पंचायत। और नीचे पे आ जाता है हमारा ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक पंचायत। और सबसे नीचे आपको मिलेगा ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना कि जो स्थानीय लेवल की सरकार है, यानी कि जो पंचायतें हैं, वो भी 3 लेवल पे काम करती है, जिसमें सबसे ऊपर आता है जिला पंचायत, दूसरे मतलब उससे नीचे आता है ब्लॉक पंचायत, और उससे भी नीचे अर्थात सबसे निचला जो स्तर है पंचायतों का, वो आता है हमारा प्रधानी का चुनाव अर्थात ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करती है। ऑप्शंस देखें, कह रहे हैं सड़कों और स्कूलों का निर्माण। दूसरा कह रहे हैं वस्तुओं की कीमतों को विनियमित करना। तीसरा है डाक और रेल सेवाएं संचालित करना। और चौथा है निजी कंपनियों के लिए लाभ उत्पन्न करना। तो ऑफ कोर्स इसका डी वाला नहीं होगा, क्योंकि सरकार का काम ये नहीं है कि वो निजी कंपनियों के लिए लाभ उत्पन्न करे। सरकार का मतलब सरकार का काम होता है कि सभी के हित में जो भी कार्य हो सकते हैं वो किए जाएं। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो गलत हो जाएगा, बाकी सारे पॉइंट सही हैं। ठीक है, यानी कि सड़क और स्कूल भी बनवाए जाते हैं सरकार के द्वारा। और सपोज दैट कभी ऐसा सीजन आया कि किसी एक खास किसी खाद्य वस्तु की कीमत बहुत तेजी से बढ़ गई है, तो उन कीमतों को नियंत्रित करने का काम भी सरकार के द्वारा किया जाता है। डाक और रेल सेवाएं संचालित करने का काम भी सरकार का ही है। और निजी कंपनियों के लिए लाभ उत्पन्न करना, ये निजी कंपनियों का काम है, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें सरकार डायरेक्टली कुछ भी नहीं करती है। तो ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहे हैं कि लोकतंत्र में सरकार की जो शक्ति है उसका सोर्स क्या है। तो इसके लिए आपको लोकतंत्र क्या है ये भी जानना चाहिए। अभी हमने नीचे अच्छे से डिस्क्राइब किया है, वहां देखेंगे। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं कि लोकतंत्र में सरकार की शक्ति का सोर्स क्या है। ऑप्शंस देखें, राजा रानी। तो राजा रानी का अगर सोर्स होता तो मेरे ख्याल से ये राजतंत्रात्मक जो है शासन होता, तो ये तो नहीं होगा। सेना, तो फिर ये तो और ही भी खतरनाक है, ये तो नहीं होगा। लोग या फिर संविधान, तो इसका उत्तर जो है ना वो सी वाला हो जाएगा, यानी कि लोग। अर्थात लोकतंत्र में जो सरकार है ना उसकी शक्ति किसके द्वारा प्रदान की जाती है, यानी कि सरकार के पास जो भी शक्तियां हैं वो किसके द्वारा प्रदान की गई है, कौन है जो शक्तियों का सोर्स है, यानी कि शक्तियां कहाँ से आई हैं। तो याद रखना भैया कि मतलब कि लोगों के द्वारा लोकतंत्र में सरकार को शक्तियां दी जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन इस टाइप का बनता है कि लोकतंत्रात्मक शासन में कौन संप्रभु होता है, तो वो होता है जनता। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नहीं पहले भी हम लोकतंत्र के बारे में जान लेते हैं, आखिरकार ये लोकतंत्र है क्या। लोकतंत्र बहुत चर्चा आती है, इवन इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो लोकतंत्र से ही संबंधित है।
तो लोकतंत्र के बारे में देखते हैं भैया। लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? जनतंत्र, अर्थात जनता का तंत्र, जनता के द्वारा जो तंत्र निर्मित किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं जनतंत्र, या उसी को लोकतंत्र भी कहा जाता है। ये क्या है? तो यह एक इस तरह की शासन प्रणाली है, अर्थात यह एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपनी मर्जी से अपना शासक चुनती है, ठीक है, अर्थात खुद ही वोटिंग दे करके, वोट दे करके अपने जो मतलब सरकार है उसका चुनाव करना या अपने प्रतिनिधि का चुनाव करना, यही क्या है? ये है लोकतंत्र। आगे देखिए, कह रहे हैं कि ये जो शब्द है यह यूनानी शब्द डेमोक्रेटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लोगों का शासन। एक एक पॉइंट आप अच्छे से देख लीजिए, इसको छोड़िएगा नहीं कुछ। आगे हम देखते हैं लोकतंत्र की परिभाषा। अब लोकतंत्र की परिभाषा में आप लोगों ने उनका अब्राहम लिंकन वाली परिभाषा पढ़ी होगी, यहाँ पे नहीं है, वो क्लास 9th की जो पॉलिटी है ना उसमें दिया है। आगे अगर दिखेगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। हालांकि आप लोग जानते होंगे कि जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई जो सरकार है वो लोकतांत्रिक सरकार, मतलब लोकतंत्रात्मक सरकार है। अगर नहीं भी जानते हैं तो हम लोग आगे ये मतलब कोटेशन आएगी उसको देखेंगे ही। कह रहे हैं कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, तो जो लोकतंत्र की परिभाषा है उसमें क्या क्या शामिल है? तो लोकतंत्र भैया सरकार का एक रूप है जिसमें लोगों के पास प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कानून बनाने और उसे लागू करने की शक्ति होती है, ठीक है। तो आप ध्यान दें कि लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें लोगों के पास प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जो उनके प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से कानून बनाने और उसको लागू करने की शक्ति होती है। ये देखिए, ये दादाजी क्या काम कर रहे हैं, तो ये दादाजी अपने लोकतंत्र मतलब अपने लोकतांत्रिक देश में, लोकतंत्रात्मक देश में अपने लिए अपने कानून बनाने वाले का निर्माण कर रहे हैं, अर्थात उसका चुनाव कर रहे हैं। तो ये देखिए वोट देने गए हैं और ये नीला वाला जो इंक लगता है ना उसको लगवा रहे हैं, ठीक है। तो वोट के माध्यम से जब हम लोग किसी को चुन लेते हैं, वोट के माध्यम से अगर हम किसी का चयन करते हैं तो वो क्या है, वो है लोकतंत्रात्मक गणराज्य में या लोकतंत्रात्मक राज्य में हम लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर रहे हैं, वो लोग हमारे ऊपर शासन कर सकें। लोग देख लेते हैं कि लोकतंत्र के प्रकार कौन से हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि बस सरकार के ही प्रकार होते हैं या मतलब कि सरकार के स्तर होते हैं। हम लोगों को ये भी जानना चाहिए कि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो पहला है हमारा प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है हमारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। तो लोकतंत्र कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक है प्रत्यक्ष और दूसरा है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसको कहते हैं? तो इसमें जो नागरिक है ना वो सीधे और कानून और नीतियों पर मतदान करते हैं। इस तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी जनसंख्या है। तो मतलब ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना वो छोटे छोटे देशों में जहाँ की जनसंख्या कम होती है ऐसे देशों में काम करता है, जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह हो गया। लेकिन जहाँ पे जनसंख्या बहुत अधिक है वहाँ पे इस तरह के काम करना मतलब मुश्किल भी है, हो भी नहीं सकता। आप पता चला कोई ये कानून बना रहे हैं, उसको आप लागू करवाने के लिए अगर एक एक लोग से जाएंगे राय मांगने तो फिर आप राय ही 2-4-10 साल तक मांगते रह जाएंगे। तो जो मतलब कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ना वो छोटे कंट्रीज़ के लिए है जहाँ की जनसंख्या छोटी होती। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र निष्प्रभावी हो जाएगा। हमारे यहाँ तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो उनकी ओर से कानून बनाते हैं। जैसे हम लोग अपने नेता को चुनते हैं, जैसे कि हम लोग अपने यहाँ विधायक चुन लिए, विधायक लोग जाकर के विधानसभा में हमारे लिए कानून बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। या हम लोगों ने संसद को चुना, संसद जो है वो संसद भवन में जाकर के वहाँ पे हमारे लिए कानून बना रहे हैं। तो हम लोगों ने अपने प्रतिनिधियों को चुन करके अपने विधानसभा या अपने संसद में भेजा, वहां पे वो लोग कानून बनाने का काम कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि अप्रत्यक्ष रूप से कानून बनाने का काम जनता के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। अर्थात हम लोग प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं जा रहे हैं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग कानून बनाने में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये है हमारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, हमारे यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं है। आगे देखिए लोकतंत्र के सिद्धांत क्या क्या हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से याद रखिएगा। एक एक पॉइंट मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चूज करके लिया हुआ है। तो लोकतंत्र के सिद्धांत में हम देखेंगे सबसे पहली बात तो जनता की संप्रभुता होती है, अर्थात जो जनता है वो संप्रभु होगी। तो जो अंतिम शक्ति है वो किनके पास होगी, तो अंतिम शक्ति लोगों के पास होती है, ठीक है। दूसरा कानून का शासन होगा, यानी कि सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। तीसरा क्या है कि नागरिक की स्वतंत्रताएं अर्थात भाषा और प्रेस, धर्म और सभा की स्वतंत्रता सहित मौलिक अधिकारों की रक्षा हो।
चौथा क्या है हमारा, बहुमत का शासन, अर्थात जो निर्णय है वो बहुमत के वोट से लिए जाएं, लेकिन अल्पसंख्यकों के अधिकारों की भी रक्षा होनी चाहिए। अगला है हमारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है लोकतंत्र के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें नियमित चुनाव होते हैं जिसमें नागरिक स्वतंत्र रूप से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लोकतंत्र के कुछ सिद्धांत हैं जो हमें पता होने चाहिए। अब हम लोग भारत में लोकतंत्र की क्या व्यवस्था है उसको देख लेते हैं। तो जो भारत देश है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है जहाँ पे नागरिक अपने प्रतिनिधियों को संसद और राज्य की विधानसभाओं के लिए चुनते हैं, ठीक है। तो अभी हमने बताया ना कि हम लोग अपने संसद में, मतलब जो हमारे सांसद हैं उनको चुन करके संसद में भेजते हैं और संसद में फिर कानून का निर्माण होता है, ठीक है। और मतलब जो विधायक हैं उनको चुन करके अपनी विधानसभा में भेजते हैं। तो जो राज्य की सरकारें हैं वो हमारे लिए वहाँ पे कानून बनाने का काम करती हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि लोकतंत्र की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक रूप से प्रतिनिधि लोकतंत्र शब्द का वर्णन करता है। प्रतिनिधि, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या है कि एक ऐसी प्रणाली जहां सभी नागरिक सीधे तौर पर सरकार के फैसलों में पार्टिसिपेट करते हैं, अर्थात ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में तो ये प्रतिनिधि वाला आएगा नहीं। दूसरा क्या है, दूसरा कह रहे हैं कि एक प्रणाली जहां चुने हुए प्रतिनिधि नागरिकों की ओर से फैसले लेते हैं। तो अभी हमने देखा ना कि हम लोग संसद में सांसदों को चुन करके भेज रहे हैं, विधानसभा में हम लोग अपने यहाँ से विधायक को चुन करके भेज रहे हैं और वो लोग फिर हमारे प्रतिनिधि के रूप में हमारे लिए कानून बनाने में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा कह रहे हैं कि एक ऐसी प्रणाली जहां सैन्य नेता सरकार के सभी पहलुओं को नियंत्रित करते हैं, अर्थात कू लग जाए, यानी कि जो सैनिक शासन है वो प्रभावी हो जाए। तो ये तो मतलब बेकार बात है। फिर डी में कह रहे हैं एक ऐसी प्रणाली जहां राजा रानी के पास पूर्ण शक्ति हो। तो फिर अगर राजा रानी के पास पूर्ण शक्ति है तो वो लोकतंत्र तो रह ही नहीं गया, वो तो फिर राजतंत्रात्मक व्यवस्था हो जाएगी। तो ये तो अपने आप में ही रॉन्ग है। तो इसका जो उत्तर है ना वो बी वाला हो जाएगा। और प्लीज़ अगर अभी तक आप वीडियो में बने हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सरकार का नहीं है, अर्थात कौन सा ये काम है जो सरकार के द्वारा नहीं किया जाता, वो आपको बताना है। ऑप्शंस क्या हैं, कानून बनाना, उन्हें लागू करना, तो ये हमने देखा कि सरकार का ये काम होता है। फिर कह रहे हैं देश की सुरक्षा और रक्षा करना, तो ये भी सरकार का काम है। कह रहे हैं लोगों के बीच विवादों का समाधान करना, तो सरकार का अंग है न्यायपालिका ना, तो उसके द्वारा ये सारे काम किए जाते हैं। फिर कह रहा है निजी व्यवसाय चलाना, तो भैया निजी व्यवसाय क्यों चलाओगे, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सरकार जो है ना वो निजी व्यवसाय चलाने का काम नहीं करेगी, बाकी जो भी काम है वो किया जाएगा सरकार के द्वारा, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। और आज की वीडियो थोड़ा छोटी ही रहेगी क्योंकि छोटा सा मतलब चैप्टर ही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकतंत्रात्मक सरकार के शुरुआती दौर का सबसे अच्छा वर्णन करता है, ठीक है। अर्थात आपको बताना है कि जो जब पहले लोकतंत्रात्मक व्यवस्था थी उस टाइम पे क्या कुछ प्रोविजंस थे आज जो है उसकी तुलना में। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, कह रहे हैं सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार था, तो ये तो अभी है। तो अगर अभी इस तरह की व्यवस्था है तो जाहिर सी बात है कि पहले कुछ अलग रही होगी, तभी हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि केवल धनी पुरुषों को वो वोट देने का अधिकार था। अगला है महिलाओं और गरीबों को भी वोट देने का अधिकार था। चौथा है कि शिक्षा वोट देने का एकमात्र मानदंड था। और हमसे पूछ रहे हैं कि पहले यानी कि शुरुआती दौर में, तो बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। केवल धनी पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार था, अर्थात जब भारत देश स्वतंत्र नहीं हुआ था उसके पहले की ये व्यवस्था है, उससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें यह प्रावधान किया गया था कि केवल वही पुरुष वोट देंगे जिनके पास अपनी खुद की संपत्ति हो, अर्थात केवल धनी और थोड़े बहुत पढ़े लिखे जो पुरुष थे उनको ही वोट देने का अधिकार था। महिलाओं को या फिर जो अन्य गरीब लोग हैं इनको वोट देने का राइट नहीं मिला था। फिर लेकिन जब भारत देश स्वतंत्र हुआ तो उसमें भैया सबको वोटिंग राइट मिले हुए थे, अर्थात चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे मतलब कि अब बच्चे तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि मतलब उस टाइम पे जब भारत देश आज़ाद हुआ था उसके बाद जो चुनाव हुआ था उसमें 21 ईयर्स के अगर आप हो गए हैं तब आपको वोटिंग राइट मिले हुए थे। लेकिन अब जाहिर सी बात है 21 ईयर का बच्चा थोड़ी ना होगा, फिर वो तो वयस्क ही हो जाएगा। लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ 31st अमेंडमेंट, उसमें फिर ये प्रावधान किया गया कि जो वोट
देने की एज है, यानी कि वोटिंग राइट का जो एज लिमिट है उसको कम किया गया, और अभी वर्तमान में उसी 61st अमेंडमेंट की वजह से 18 साल के ऊपर के जो भी वयस्क हैं उनको वोटिंग राइट्स मिले हुए हैं। ठीक है, फिर चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, या उनका कोई भी बैकग्राउंड हो, डजंट मैटर। अगर आप 18+ हैं, भारत देश के नागरिक हैं, तो आपको वोटिंग राइट्स मिले हुए हैं। तो ये कहाँ से आया? ये 61st अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके बाद से ये प्रावधान लागू हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि पहले स्टार्टिंग में जब शुरुआती दौर में हमारे यहाँ लोकतंत्र मतलब कि लोकतंत्रात्मक रूप में चुनाव हुआ था, तो क्या हुआ था? केवल धनी पुरुषों को ही वोटिंग राइट्स मिले हुए थे। अभी क्या है? तो अभी वयस्क मताधिकार है, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, अर्थात अगर आपने 18+ एज क्रॉस कर ली है तो फिर आपका क्या क्राइटेरिया है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं तभी वोट देंगे, नो, कोई मैटर नहीं करता, चाहे आप पढ़े लिखे हो या ना हो, आप स्त्री हो, पुरुष हो, इवन ट्रांसजेंडर हो, तब भी आपको वोटिंग राइट्स मिले हैं। आप जनजातीय क्षेत्र से बिलोंग करते हो, सामान्य वर्ग के हो, आपके पास प्रॉपर्टी हो या ना हो, कोई मैटर नहीं करता, बस आप भारत देश के नागरिक होने चाहिए और आपके पास मतलब कि 18+ एज की मतलब सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ आपने 18+ उम्र क्रॉस कर लिया है और अब भारत देश के नागरिक हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करेंगे। कह रहे हैं कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका में लिखा था कि संपत्ति के बिना चरित्र वाले लोगों को वोट देने से वंचित करना अन्यायपूर्ण है? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिए। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ये कहा गया था, यानी कि उस टाइम पे जब केवल और केवल धनी पुरुषों को ही वोटिंग राइट्स मिले हुए थे, इससे महात्मा गांधी जी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनका मानना था कि ये बहुत ही गलत बात है कि केवल कुछ ही लोगों को वोट देने का राइट मिला हुआ है, जो गरीब हैं, जो मतलब कि रात दिन अपनी मेहनत मजदूरी करके कमा खा रहे हैं, उन्हें आखिरकार अपने लिए सरकार चुनने का हक क्यों नहीं है? ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने उनके द्वारा लिखी गई थी एक पत्रिका, यानी उनकी एक पत्रिका है जिसका नाम है यंग इंडिया। उसी यंग इंडिया में इस तरह का विचार मतलब अपना विचार व्यक्त किया कि मैं इस बात के बहुत ही सख्त खिलाफ हूं कि जिनके पास संपत्ति नहीं है वो वोटिंग के राइट्स नहीं रखते हैं। ठीक है, तो आप याद रखना कि यंग इंडिया पत्रिका में महात्मा गांधी जी के द्वारा इस बात का विरोध किया गया है, जो मतलब कि ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था कि केवल और केवल धनी पुरुषों को ही वोट के राइट मिलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज तो मतलब 2-3 दिन से बहुत हवा चल रही है, मतलब उतनी ही धूप है, उतनी ही भयानक हवा चल रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं कि आजकल एक सरकार को लोकतांत्रिक कहलाने के लिए क्या आवश्यक है? हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? केवल पुरुषों को वोट देने का अधिकार, बिल्कुल नहीं। फिर कह रहे हैं केवल शिक्षित नागरिकों को नहीं। अगर केवल लगा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। केवल और केवल 18+ एज होनी चाहिए और भारत की नागरिकता आपके पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद और कोई क्राइटेरिया है ही नहीं वोटिंग में, मतलब वोट देने के अधिकार को देने के लिए। अगला क्वेश्चन मतलब अगला विकल्प क्या है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार देना, तो एकदम सही बात है। ठीक है, केवल धनी नागरिकों को, ये सब तो बेकार की बात है। तो आजकल एक सरकार को लोकतांत्रिक कहलाने के लिए देश के सभी वयस्क नागरिकों के द्वारा उन्हें वोट दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है एनसीईआरटी में, वहीं से मैंने ये लिया हुआ है। तो देखते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं कि महिला मताधिकार आंदोलन ने महिलाओं को विभिन्न प्रकार के काम करने का अवसर प्रदान किया, जिससे उनकी क्षमताओं के बारे में लोगों की धारणाएं टूटी। ठीक है, दूसरा क्या है? महिला मताधिकार आंदोलन के दौरान कुछ महिलाओं ने अपने अधिकारों की मांग को लेकर भूख हड़ताल की और जेल भी गईं। तीसरा क्या है कि अमेरिका में महिलाओं को 1920 में वोट देने का अधिकार मिला। और चौथा क्या है, जबकि इंग्लैंड में यह अधिकार 1928 में मिला। हमारे पास ऑप्शंस क्या है? केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और सी सही है, या फिर ए बी सी तीनों सही है। तो जाहिर सी बात है आपको उत्तर दिख भी रहा है कि ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं। चलिए इसको हम डिटेल में देख लेते हैं, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो देखिए क्या कह रहे हैं
कह रहे हैं कि संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी, अर्थात शक्ति का जो बंटवारा है ना वो अपनी मनमर्जी खुशी खुशी कोई नहीं करना चाहता और किसी ने ऐसा किया भी नहीं। कह रहे हैं कि पूरे यूरोप में, अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, अब सोचिए जो विदेश वाले हैं, मतलब जो अमेरिका वाले हैं, अमेरिका का नहीं, हम लोग ब्रिटेन की बात करते हैं, वो लोग कहते थे कि वो बहुत सभ्य हैं, वो हमारे भारतीयों को क्या प्रबुद्ध बनाने आए हैं। लेकिन उनके यहाँ देखिए कि महिलाओं को वोटिंग राइट्स के लिए या गरीबों को वोटिंग में अधिकार लेने के लिए संघर्ष करना पड़ा, जबकि हमारे यहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की पद्धति स्टार्टिंग से ही है। तो उनको प्रबुद्ध होने की ज़रूरत है या हम भारतीयों को? ये हमारा क्वेश्चन होना चाहिए उनसे। आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि महिलाओं के द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसके दौरान काफ़ी मजबूती पकड़ी। क्यों? क्योंकि आगे आप देखें, कह रहे हैं कि इस आंदोलन ने, मतलब कि इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो ये महिलाओं के द्वारा आंदोलन किया गया उसे क्या कहते हैं? उसे कह रहे हैं महिला मताधिकार आंदोलन। कह रहे हैं कि इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सफ्रेज मूवमेंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट बन सकता है कि सफ्रेज मूवमेंट क्या है, किससे संबंधित है। फिर कह रहे हैं सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। ठीक, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसीलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के द्वारा किया जाता था। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना स्टार्ट किया तो लोगों को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं को उनकी क्षमताओं के बारे में कितनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना के रखी थी। रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या है, ये मैंने कल के चैप्टर में बताया हुआ है। कह रहे हैं कि उनको लगता था कि महिलाएं इस तरह का काम नहीं कर सकती, जबकि जब महिलाओं को मौका मिला तो महिलाओं ने उसको बखूबी करके दिखाया। ठीक है, आगे देखें। कह रहे हैं कि इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से अब योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की डिमांड की और उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। ठीक है, मतलब ऐसे ईजिली वोटिंग राइट्स नहीं मिले हैं, बहुत संघर्ष के बाद वीमेन को, यानी कि फीमेल्स को वोटिंग राइट मिला है। कह रहे हैं कि उनमें से तो कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल भी गई और भूख हड़ताल पर भी बैठी। आगे देखें, कह रहे हैं कि अमेरिका में औरतों को वोट देने का जो अधिकार है वो कब मिला? 1920 में, जबकि इंग्लैंड में यह अधिकार 1928 में मिला। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते रहे हैं। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बीपीएससी जो टीआरई का एग्जाम हो रहा है उसमें, क्योंकि उसमें ना वर्ल्ड ज्योग्राफी या वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड पॉलिटी हर जगह से क्वेश्चंस बनता रहे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका में औरतों को जो वोटिंग राइट है वो 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में 1928 में मिला। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा मतलब कि चैप्टर था उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो समाप्त होते हैं। अब जो क्वेश्चन दिया रहता है पीछे एनसीईआरटी में उसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्या बताना है आपको? 3 तरह की सरकारें दी गई हैं, एक तो राष्ट्रीय स्तर की सरकार और एक राज्य स्तर की और स्थानीय स्तर की। आपको बताना है कि ये जो कार्य दिए गए हैं ना, कौन से कार्य किस लेवल का है, यानी कि कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। पहला देखिए क्या कह रहे हैं, पहले ये देख लीजिए। कह रहे हैं कि नीचे की तालिका में दिए गए कथनों पर अपनी नज़र दौड़ाइए, तो दौड़ाना है ही। कह रहे हैं कि आप पहचान सकती हैं कि वे सरकार के किस स्तर से संबंधित हैं, उनके आगे आपको निशान लगाना है। ठीक है, पहला क्या है कि भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय। अब जाहिर सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला है तो उसको ना तो राज्य सरकार के द्वारा देखा जाएगा और ना ही स्थानीय लेवल की सरकार। तो इसको कौन देखेगा? ये राष्ट्रीय स्तर की सरकार अर्थात केंद्र के द्वारा देखा जाएगा। दूसरा कह रहे हैं पश्चिम बंगाल सरकार को सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 के बोर्ड की परीक्षा लेनी है, तो इसका निर्णय कौन करेगा? तो ये राज्य स्तर की सरकार यानी कि पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा ये काम किया जाएगा। तीसरा करें डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच नई रेल सेवाएं शुरू करना, तो रेल सेवाएं जो है ये केंद्र सरकार का मामला है, तो केंद्र के द्वारा किया जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय स्तर का ये काम है। तीसरा करें नेक्स्ट है कि गांव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनना है, तो ये गांव के जो मतलब स्थानीय सरकार है ना उसके द्वारा किया जाएगा, यानी कि ग्राम के जो प्रधान है वो अपना इसको देख लेंगे।
कह रहे हैं पटना में बच्चों के लिए एक बड़ा सा पार्क बनाना है, तो ये राज्य स्तर का मामला है। पटना की जो राज्य स्तर की सरकार है उनके द्वारा इसको कर लिया जाएगा, अर्थात नीतीश कुमार जी इसमें अपना पार्टिसिपेशन करेंगे। फिर कह रहे हैं हरियाणा सरकार का सारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय, तो जाहिर सी बात है ये राज्य स्तर का मामला है, यानी कि हरियाणा के गवर्नमेंट के द्वारा ये किया जाएगा। फिर कह रहे हैं 1000 रुपए का नया नोट शुरू करना, तो ये करेंसी से संबंधित जो भी मामले होते हैं वो केंद्र से संबंधित हैं, तो ये काम कौन करेगा, तो राष्ट्रीय स्तर की सरकार अर्थात केंद्र सरकार। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, एक बार पॉज करके वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। तो इसी के साथ आज का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज के चैप्टर को, आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको किसी भी तरह की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।